आज अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी आए दिन नई नई बीमारियां, खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, कभी हार्ट अटैक से, कभी ब्रेन हेमरेज से। कोई कहता है कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया है, कोई कहता है एलोपैथी बढ़िया है, कोई कहता है होम्योपैथी बढ़िया है। हम आज किस जगह खड़े हैं? किस चीज़ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करना चाहिए? कौन सी चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? और ये जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, वो असल में की भी है या नहीं? इन बहुत सारे सवालों के हमारे पास बहुत से जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति बंसल। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि हम आज किस स्थिति में हैं। मेडिकल साइंस की अगर बात करें, हमारे स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो हमें किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए या कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे बेटर है? तो उसके बारे में आज आप हमें बताइए। तो आपने जैसा कहा, बिल्कुल आपकी सही बात है कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं बीमारियों से, इलाज से, या तो इलाज पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है या इलाज का जो फ़ायदा हम सोचते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। जो अपने अभी प्रेजेंटली हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, वो हम कह सकते हैं कि एक एलोपैथी, जिसे हम इंग्लिश वे ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो जो शायद सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि उससे इमीडिएट रिलीफ आ जाता है। और जो ऑल्टरनेट्स अपने पास अवेलेबल हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी सिस्टम है, नेचुरोथेरेपी है, हर सिस्टम की अपनी एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि यही सिस्टम पूरी तरह से सही है या यही सिस्टम का जो तरीका है इलाज करने का वही सब तरह से सही है। हर सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ है, हर सिस्टम की अपनी वीकनेस है। इन सब चीज़ों में हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए किस सिचुएशन में कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटी फ़ायदा कर सकती है और किस तरह से फ़ायदा कर सकती है। अभी जैसे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, उस तरह से चीज़ें आगे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रही हैं। आए दिन हम देखते हैं कि हमें नई डिजीज़ेस के बारे में पता चलता है। आज ये नया वायरस आ गया, आज ये नया बैक्टीरिया आ गया। तो ये डिजीज़ेस नहीं आने के साथ में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हमारे पास ज़्यादा आए हैं, हमारे पास नई तरह की दवाइयाँ हैं, वो भी आई हैं। इसके साथ में इन सब बीमारियों का पता लगाने के लिए भी टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आज हमारे पास इतनी हाई एंड इन्वेस्टिगेशन है कि हम बॉडी में माइनर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हम ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम का हम डायग्नोसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम में डेफिनेटली हमारे अभी बहुत एडवांसमेंट है। बस आगे हमें ज़रूरत जो है वो एक बेहतर दिशा को समझने की। तो ज्योति, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है मेडिकल फील्ड के अंदर, फिर भी लोग इतना परेशान क्यों हैं? लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, वो भी बहुत से लोगों के फेल हो जाते हैं, है ना? उनके लिए जितना वो ज़रूरी ऑपरेशन था, ऑपरेशन होने के बाद वो उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? लोग फिर भी परेशान क्यों हैं इतना ज़्यादा एडवांसमेंट होने के बाद भी? जो आपका कंसर्न है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, पर ये कहना कि चीज़ें अभी भी अपने फेवर में नहीं है, ये मैं इस स्टेटमेंट से आई एम नॉट एग्री। चीज़ें तो डेफिनेटली फेवरेबल हो रही हैं। आज से कुछ समय तक पहले अपन देखते थे कि लोग बाग इलाज ही नहीं लेते थे। उन्हें प्रॉब्लम होती थी तो ठीक है, सब चल रहा है ना, कहाँ ज़रूरत है, क्यों जाना, किस लिए जाना, फ़ायदा क्या होगा। बिल्कुल, हाँ, घर पे ही करो इलाज। तो अभी लोग बागों ने अपने आप के लिए चिंता करना शुरू किया है। लोगों ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया है, बीमारी का पता लगाना उन्होंने शुरू किया है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि ज़्यादा लोगों ने जब जाना शुरू किया है तो इस वजह से हमें ज़्यादा बीमारियों के बारे में पता चल पा रहा है। इसी प्रपोर्शन में हमें ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी मिल पा रहा है। पर क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा कम्युनिकेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती थी, घर में कोई एक्सपायर हो जाता था, तो हमें तो ये भी नहीं पता चल पाता था कि उसकी बीमारी क्या थी, बिल्कुल बिल्कुल। इलाज हुआ था नहीं हुआ था, बीमारी का पता चला था भी कि नहीं चला था। पर अब हमें ये पता होता है कि हाँ, कि भाई बीमारी ये थी, इलाज शायद हो सकता है ना हुआ हो, बीमारी का पता ना चला हो। तो हम बेहतर दिशा में तो जा रहे हैं। हमारी जो बीमारी है वो भी हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल रही है, इलाज भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। पर क्योंकि आपस के बीच का जो कम्युनिकेशन है, उस वजह से शायद हम केवल जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती या जहाँ हमें चीज़ें बेहतर नहीं दिखती, वो चीज़ें शायद हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। और इसलिए हमें लगता है कि यार सब कुछ तो एडवांस हो रहा है, सब कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, पर फ़ायदा उतना नहीं मिल पा रहा। तो स्टैटिस्टिकली यदि नंबर वाइज अपन देखें तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अपने लिए फेवरेबल है।
हर चीज़ के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं बीमारी के बारे में, हमें ज़्यादा बीमारियों का बेहतर तरीके से पता चल रहा है और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपन इलाज कर पा रहे बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी बताया कि सब चीज़ें पहले से बेहतर है, कहीं ना कहीं जो मैं भी मानता हूँ, चीज़ें पहले से बिल्कुल बेहतर हुई है। बीमारियों की भी आपने बात बताई, पहले सच में नहीं पता होती थी। लोग कहते थे पता नहीं क्या हुआ, कोई जादू टोना हुआ, उससे उसकी तो डेथ हो गई, वो रात को सोए सोए वो ख़त्म हो गया, मर गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल थी। पर आज इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद में भी हम इन संभावनाओं को कम कैसे करें? ये जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, इनको कम कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। अब आपका जो ये सवाल है कि हम इन संभावनाओं को कम कैसे कर सकते हैं, तो इन संभावनाओं को कम करने का केवल और केवल एक तरीका है कि हम उस संभावना की, जब हमें जानकारी हो, जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी, हमें उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता होगा, तब उसके बारे में हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। यदि घर में कोई भी प्रॉब्लम है, घर में पानी नहीं आ रहा है, या पानी का पाइप ब्लॉक है, या कहीं मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो हो क्यों रहा है। जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा, तब हम उस चीज़ का ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। पर अपन ये कहें कि नहीं भाई, प्रॉब्लम तो मुझे नहीं पता और सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो एक बेहतर नॉलेज यदि हम किसी तरह से ले सकते हैं, और उस नॉलेज में से हमारे लिए क्या चीज़ सही है जो हमारे डिसीजन को ज़्यादा बेहतर कर सकती है, तो वो हमारी उन सब संभावनाओं की जो प्रतिशत दर है उसको बहुत कम कर सकती है। कि इलाज मैंने लिया तो मुझे फ़ायदा आने की संभावना ज़्यादा है, यदि मैंने ऑपरेशन कराया तो ऑपरेशन के बाद मुझे फ़ायदा मिलने की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल तो सही। बेहतर नॉलेज एक बेहतर डिसीजन के साथ इन सारी संभावनाओं को बहुत हद तक कम कर सकता है। तो अब जैसे कॉमन पीपल जो भी हैं, उनके लिए इतनी सारी नॉलेज एक तो इकट्ठी करना वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। और आजकल ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ से नॉलेज इकट्ठी करिए? अब बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर गूगल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल को पूरा अपना एक लाइफ या उस नॉलेज को गेन करने में एटलीस्ट इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स। तो मैं आपको यदि ये कहूँ कि भी आप भी किताबें पढ़ना शुरू कर दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय पहले गूगल आया था। गूगल में आज आप सिम्टम्स डालते हैं और बस सब कुछ बता देता है वो आपको। अरे मैं खुद डालता हूँ, तो मुझे तो हर बीमारी में छोटी मोटी चीज़ें भी डालता हूँ तो कहता है आपको कैंसर की संभावना है। तो उस चीज़ पे कैसे भरोसा करें फिर? तो क्या होता है कि गूगल में भी यदि आपने कुछ डाला, तो उसके बाद क्या होता है कि हम जो सबसे खराब चीज़ है, सबसे जो वर्स्ट चीज़ है, उस पर ही हमारा ध्यान जाता है कि अरे यार, ये टेस्ट करा लिया, मेरे को तो कैंसर है। सर में दर्द है, कैंसर है। पेट में दर्द है, कैंसर है। ब्लड टेस्ट करा लिया, कैंसर है। थकान हो रही है यार, मैं तो लगता है कोई और बीमारी हो। बस कुछ ना कुछ हो गया मेरे को। अभी थोड़ा सा गूगल से ज़्यादा बेटर एक वर्जन आ गया, चैट जीपीटी। तो नॉलेज लेने के लिए अभी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अपने पास किताबें हैं, अपने पास रेफरेंसेस हैं, अपने पास आर्टिकल्स हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो गूगल है, और कुछ समझ में नहीं आया तो चैट जीपीटी है, और सब फ्री में अवेलेबल है। पर ये जो फ्री में मिलने वाला कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, ये सच में आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं, ये असेस कर पाना बहुत मुश्किल, और मैं कहूँगा बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल मुश्किल है जी। आप अपना सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंटेशन, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, हो सकता है कि वो आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दे, पर उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में वो सच में आपके लिए ज़रूरी है भी कि नहीं, ये आप नहीं पता कर सकते। उस इंफॉर्मेशन में मेरे लिए क्या काम का है, क्या नहीं है, वो आप नहीं बता सकते। उस इंफॉर्मेशन को यदि मैं लेके डिसीजन भी ले लेता हूँ, तो वो सही होगा गलत होगा वो भी बताने वाला कोई नहीं है। वो तो एक टूल था, आपने उसमें डाला और आ गया। अब तो आपको तय करना है। तो गूगल पे जाना, चैट जीपीटी पे जाना, किताबें पढ़ लेना, इधर उधर के आर्टिकल से ज्ञान ले लेना इज नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन। तो एक अच्छी सेकंड ओपिनियन, आई वुड से, आपकी इन सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। एक अच्छी सेकंड ओपिनियन आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज दे सकती है, जिससे आप एक बहुत अच्छा डिसीजन अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आप ले सकते हैं। तो अभी आपने जैसे सेकंड ओपिनियन का जिक्र किया, अब हमारी फैमिली में तो जब कोई बीमार होता है तो हम तो पड़ोसियों से पूछते हैं सबसे पहले कि भाई आप बताओ इस बीमारी का कोई डॉक्टर आपकी नज़र में है तो बढ़िया, या रिलेटिव खुद भी बता देते हैं, उन्हें जैसे पता लगता है कि ये बीमारी है तो वो वाला डॉक्टर बढ़िया है। तो आप इस सेकंड ओपिनियन को किस तरीके से देखते हैं?
तो बिल्कुल देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज डियर फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हाँ वी हैव अ सर्टेन, एक हमें विश्वास है, वी आर कनेक्टेड विद देम, हम सबसे पहले उनसे ही पूछते हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं हुआ था तब तक ये सारी चीज़ें शायद रिलेवेंट थी, क्योंकि उससे पहले कम्युनिकेशन का कोई और दूसरा तरीका था भी नहीं। हमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो सेम आदमी यदि सेम प्रॉब्लम के साथ में उसने वो सिचुएशन फेस की है तो हम उसी के पास जाते थे कि यार आपको भी हमने सुना था कि उस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो आप बताओ यार आपने किसको दिखाया था, आप किसके पास गए थे, आपने क्या इलाज लिया था। तो कुछ समय पहले तक ये सब चीज़ें करना बिल्कुल सही था। पर जिस तरह से अपन आज कीपैड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, अपन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि उन लोगों की एडवाइस सही है या गलत है, या पूरी तरह से सही है पूरी तरह से गलत है। बट अब इस चीज़ में हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस सेकंड ओपिनियन को हमें इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि यदि किसी ने ये कह दिया कि यार वो डॉक्टर सही है, तो ऐसा ना हो कि हम वहीं चले जाएं और सब कुछ वहीं से कराएं, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो डॉक्टर, वो इलाज उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो। मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, मेरे लिए एक्चुअल में वो डॉक्टर सही है भी कि नहीं, मेरे लिए वो करेक्ट डॉक्टर है कि नहीं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक अच्छी सेकंड ओपिनियन जो होती है उसके 3 मेन पिलर होते हैं, कि जिससे आपको सबसे पहले ये पता चल पाए कि मेरी प्रॉब्लम के लिए जिस सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए सही डॉक्टर कौन है। यहाँ डॉक्टर से कहने का मतलब है कि जैसे कि स्पेशलिटीज़ होती हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, तो ब्रॉडली यदि अपन देखें तो 2 स्पेशलिटीज़ होती हैं। एक साइड होती है फिजिशियन साइड, जो दवाइयों से आपका इलाज करते हैं, और एक साइड होती है सर्जन साइड, जो आपको ऑपरेशन के थ्रू आपको सही करने की कोशिश करते हैं। ओवर अ टाइम पीरियड जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ, इस तरह से इन स्पेशलिटीज़ फिजिशियन और सर्जन में भी एडवांसमेंट हुआ। तो अभी जो फिजिशियन है दे आर ऑर्गन स्पेसिफिक, कि फॉर एग्जांपल हार्ट के फिजिशियन हार्ट के सर्जन, किडनी के फिजिशियन किडनी के सर्जन, कैंसर के फिजिशियन कैंसर के सर्जन। तो इन सब में से हमारे लिए सही डॉक्टर कौन है वो तय करना अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य क्या है आपका हम सबका, कि इलाज के बाद हमें बेहतर आउटकम मिले, हम सही हो जाएं। सबसे पहली सीढ़ी यदि अपनी सही है, यदि अपन सही डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो आप ये मान के चलो आपका 50% काम पूरा हो गया। दूसरी सीढ़ी आती है आपकी सही डायग्नोसिस की। सही डॉक्टर के साथ यदि आप हैं तो सही डायग्नोसिस होने की आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यदि अपना डॉक्टर का सिलेक्शन यदि प्रॉपर नहीं है, ज़रूरत तो थी मुझे कार्डियोलॉजिस्ट की, पहुंच मैं कार्डियक सर्जन के पास गया, ज़रूरत थी मुझे यूरोलॉजिस्ट की, पहुंच गया मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस अपना गलत होगा, बट डायग्नोसिस अपना डिले हो जाएगा। उस डिले होने की वजह से शायद जो ट्रीटमेंट अपने को पहले मिल जाना चाहिए था उस मिलने में शायद थोड़ी सी देर हो सकती है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट जो है वो है सही डायग्नोसिस होना। यदि सही डॉक्टर के साथ सही डायग्नोसिस आपको मिल गया तो आप 80% पूरा यू आर कंप्लीटली सेफ। अब बचता है तीसरा हिस्सा सही ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को सही ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल पाए। जब ऑप्शन अपने पास होंगे तब हम तय कर पाएंगे कि इन ऑप्शंस में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेहतर कौन सा है। तो जैसे आपकी सवाल की शुरुआत थी कि सेकंड ओपिनियन, मेरे लिए सेकंड ओपिनियन क्या है, तो मेरे लिए सेकंड ओपिनियन वो है जिसमें सही डॉक्टर, सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये चीज़ जैसे आपने भी बताई कि सही डॉक्टर, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, तीनों चीज़ें अगर मिले तो बहुत ज़्यादा संभावना है एक अच्छा इलाज मिलने की। पर मैं जैसा सोसाइटी में अगर देखूँ ना लोगों को, तो लोग इतने अवेयर ही नहीं होते इस चीज़ के लिए कि उन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ी मेहनत करनी भी चाहिए या नहीं, सही डॉक्टर, ट्रीटमेंट या डायग्नोस तक पहुँचने के लिए। उन्हें जैसा बताया जाता है उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, फिर इलाज नहीं मिलता तो फिर वो दोष भी देते हैं, डॉक्टर को भी देते हैं और खुद पे। मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो बातें बताई उसके हिसाब से कि खुद को भी थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए सेकंड ओपिनियन के लिए। इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं, लोग क्यों अवेयर नहीं है, क्यों वो सेकंड ओपिनियन लेने में इतनी कंजूसी करते हैं? तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सेकंड ओपिनियन के बारे में लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए या एक्चुअल में इस अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है। तो अभी प्रेजेंटली यदि अपन देखें तो लोग सेकंड ओपिनियन ले तो रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक पुराना ट्रेडिशनल तरीका है कि
मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने मुझे कोई बीमारी बताई, बीमारी के साथ में इलाज बताया, इलाज के साथ में मैं क्या करता हूँ, या तो मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये दवाइयाँ सही है कि नहीं। यदि किसी ने ऑपरेशन बताया तो मैं सोचता हूँ कि यार कराऊँ कि नहीं कराऊँ। फिर किसी के रेफरेंस को देखा, वहीं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कुछ बताया, फिर कुछ मिक्स एंड मैच करके हाँ भाई करा लिया। 80-90% केसेस में, मेजोरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट 10% केसेस, 20% केसेस में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। या तो डायग्नोसिस सही नहीं हुआ, डायग्नोसिस हुआ तो डायग्नोसिस होने में समय बहुत ज़्यादा लग गया, ट्रीटमेंट जो था हुआ तो सही पर शायद हमें पूरे ऑप्शन ही नहीं पता चल पाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पूछना है, आप पूछिए, पर यदि अपने पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से आपको एक बेहतर इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में और जल्दी तरीके से मिल सकती है, तो अपने को वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकंड ओपिनियन के लिए, सेकंड ओपिनियन के लिए, ताकि यदि कोई एक प्लेटफॉर्म आपको ये अवेलेबिलिटी दे रहा है, आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप तो आएँ और एक बेहतर सेकंड ओपिनियन लें, और जहां आपको इस चीज़ की परवाह ना हो या आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मैं इलाज इनसे कराऊंगा नहीं कराऊंगा पर फिर भी मुझे एक अच्छी सेकंड ओपिनियन मिलेगी, तसल्ली। तो जब हमें उस चीज़ की जानकारी पूरी मिलेगी और उस जानकारी के लिए तसल्ली मिलेगी, तब हम इलाज चाहे कहीं भी कराएं, हम उस चीज़ के लिए पूरी तरह से विश्वस्त होंगे कि हाँ भाई बीमारी हमें पता थी, इलाज के ऑप्शन हमें पता थे, आउटकम, फायदा या नुकसान होने की संभावनाएं भी अपने को पता थी, और उसी तरह से अपन ने आगे बढ़े। तो वहाँ अपन अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, और अपने आप की कमी छुपाने के लिए ऐसा नहीं है कि अपन यार ये तो डॉक्टर गलत था, यार ये तो इलाज गलत था, यार ये तो हॉस्पिटल गलत था। आप भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, वॉट एवर प्रोफेशन, बीइंग ए प्रोफेशनल, कोई भी कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करता, और क्यों करेगा? आज आप जिस प्रोफेशन में, आप अपने कस्टमर के साथ, यूज़र के साथ क्यों करेंगे? तो बट क्योंकि एक मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम, या अपन ये कहें कि बीमारियां एक ऐसी चीज़ हैं जिसमें कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। हर मॉडलिटी, हर कोशिश केवल और केवल आपको बेहतर करने के लिए होती है, पर क्योंकि मेडिकल साइंस रिलेटेड जो ट्रीटमेंट हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो दूसरी थेरेपीज़ या दूसरे सिस्टम पे कई बार हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाते। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि यार मैंने तो ऑपरेशन कराया था, ख़राब कर दिया। आज एक होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब के पास कोई जाके शायद ये नहीं कहेगा कि यार मेरे स्टोन था, नहीं निकला, इन्होंने तो ख़राब कर दिया। लोगों के मन में ये धारणा है कि भाई यदि आयुर्वेद से और होम्योपैथी से सही हो गया तो बहुत अच्छा है, एलोपैथी को तो सही करना ही करना पड़ेगा। तो जो लोगों के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे, फिर यही वो बात आती है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, और वैसे वैसे ट्रस्ट बिल्टअप होगा। तो ट्रस्ट होने के बाद में एलोपैथी भी खराब नहीं है, ट्रस्ट होने के बाद में होम्योपैथी भी खराब नहीं है, ट्रस्ट होने के बाद में आयुर्वेद भी खराब नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मैटर है पूरा, और सेकंड ओपिनियन का मैटर है कि वो आपने किस जगह से लिया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस सेकंड ओपिनियन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अब देने को तो पड़ोसी भी देते हैं, रिश्तेदार भी देते हैं, पर आपको भी कहीं ना कहीं मन में होता है कि यार भरोसा नहीं कर सकते इस चीज़ पे, क्योंकि वो खुद डॉक्टर नहीं है। और यही सेकंड ओपिनियन अगर किसी डॉक्टर से मिले, या जो स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों का, जो भी बीमारी हमें है, तो फिर तो कहने ही क्या, फिर तो हम पूरा तसल्ली से अपने इलाज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सेकंड ओपिनियन के लिए हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें सोसाइटी में, इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहें तो देखिए, अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी तो लोगों को प्रेजेंटली जो सिचुएशन हम देखते हैं, लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि सेकंड ओपिनियन होती क्या है। अभी तक भी लोगों के अंदर ये मानना है कि भाई मैंने एक डॉक्टर साहब थे, उनको दिखा लिया, दूसरे डॉक्टर साहब को दिखा लिया, मेरी सेकंड ओपिनियन हो गई। सेकंड ओपिनियन के यदि तीनों कंपोनेंट पे यदि अपन ने टिक मार्क नहीं किया है कि मेरा डॉक्टर सही है कि नहीं, मेरा डायग्नोसिस सही है कि नहीं, और मुझे सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में पता है कि नहीं, तब तक वो आपकी पूरी सेकंड ओपिनियन नहीं है। सेकंड ओपिनियन तो है, पर वो कहीं ना कहीं उस सेकंड ओपिनियन में एक अधूरापन है। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो सिचुएशन है, जो हम आगे आने वाले सेशंस में धीरे धीरे करके हम विद एग्जाम्पल, विद केस स्टोरीज हम बताने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट किस प्रॉब्लम में होता है,
उस प्रॉब्लम के साथ में वो क्या क्या सिचुएशन फेस कर सकता है और वहाँ सेकंड ओपिनियन किस किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो अवेयरनेस, नॉलेज और एजुकेशन, दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दैट सेकंड ओपिनियन इज एक्चुअली नीडेड। अभी तो शायद अपन लोग जानते ही नहीं है कि सेकंड ओपिनियन होता क्या है। यदि हम ये देखें कि जो डेवलप कंट्री हैं, आज यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड ओपिनियन इज बेसिक इंग्रेडिएंट। जैसे आज अपन बीमार होने पे किसी डॉक्टर को दिखाने के जाते हैं, वो हर प्रेस्क्रिप्शन का सेकंड ओपिनियन लेते हैं, हर इन्वेस्टिगेशन का सेकंड ओपिनियन लेते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रॉस चेक और डबल चेक, नॉट टू डाउट एनीवन। उन्हें किसी के ऊपर शक नहीं है, बट ह्यूमन है, मशीनें हैं, एरर किसी से भी हो सकती है। क्योंकि हम एक लाइव थिंग के साथ में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइव थिंग के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू डबल क्रॉस चेक फॉर बेटर एश्योरमेंट। अपन गाड़ी लेने से पहले भी 4 बार पूछते ही है ना कि यार लूँ कि नहीं लूँ, सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो अपन अपने शरीर के लिए भूल जाते हैं कि यार इसको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करने की या वेरीफाई करने की जरूरत है कि नहीं, जबकि ये तो सबसे ज़रूरी चीज़। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सेकंड ओपिनियन के लिए डायरेक्शन की भी बात कर दी, नॉलेज की भी बात कर दी कि ये चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। तो इस सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आसानी से तसल्ली के साथ वो चीज़ें पूछ सकें किसी अच्छे डॉक्टर से? हाँ, अभी प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल हैं, बट जो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म हैं वो या तो अब्रॉड, जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, वहाँ के अवेलेबल हैं। इंडिया में अभी सेकंड ओपिनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं हुई तो इस वजह से वो चीज़ शायद बनी भी नहीं। हम शायद समय से थोड़ा सा आगे की सोच रहे हैं, इसीलिए हमने इस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए वी बिल्ट अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ इलियॉस हेल्थ, जहाँ हम सेकंड ओपिनियन दे सकें हमारे पेशेंट्स को, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे तरीके से सही हो। आज फॉर एग्जांपल यदि हम सेकंड ओपिनियन किसी बाहर के प्लेटफॉर्म से लेने जाएं, तो शायद हो सकता है कि हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए एप्लीकेबल भी हो पाए और प्रैक्टिकल भी हो पाए। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल वहाँ से कोई ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गया जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उसकी रिलेवेंस नहीं होती। तो इसीलिए हमने एक यहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और यहाँ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके साथ में एक ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ अपन एक प्योर इन्फॉर्मेशन, प्योर नॉलेज अपन डिलीवर कर सकें। उसी की फाउंडेशन के लिए हमने इलियॉस हेल्थ बनाया। तो ज्योति, आपने जो ये सेकंड ओपिनियन का जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया इसको शुरू करने का? तो बहुत छोटी सी स्टोरी है। जब मैंने मेरी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिसेस स्टार्ट की मेरी 14-15 ईयर की पढ़ाई के बाद, तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या मुझे देखने में आया कि पीपल आर स्ट्रगलिंग, मतलब पेशेंट आ रहे हैं बट दे आर स्ट्रगलिंग कि उन्हें पता ही नहीं है कि दे आर विद द करेक्ट डॉक्टर और नॉट। मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ यूरोलॉजिस्ट, जो किडनी, प्रोस्टेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करते हैं। आई एम अ सर्जन। तो जो मेरे पास पेशेंट आते थे वो या तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, कि उन्हें आ तो मेरे पास 2 साल पहले जाना चाहिए था, बट वो मेरे पास 2 साल बाद है। क्यों? क्योंकि या तो अभी तक वो समझ ही नहीं पाए थे कि उनका सही डॉक्टर कौन है, या वो फिर पड़ोसियों से राय लेते थे जो उन्हें बताते रहे कि भाई मैंने तो इससे इलाज कराया था, मेरा तो ठीक हो गया। तो जब मैंने कंसिस्टेंटली कुछ समय तक ये प्रॉब्लम देखी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, लोगों को यही नहीं पता कि उनका सही डॉक्टर कौन है। तो जब हम पहली सीढ़ी ही सही नहीं है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी दूसरी तीसरी सीढ़ी सही होगी, और फिर हम एक अच्छे आउटकम की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, उस इलाज से, उस ऑपरेशन से। जो 3 पिलर आपने बताए वो तो अपन चल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। पहला पिलर ही है, वही अभी तो स्टैंड आउट नहीं हो पाया। तब मुझे ये लगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पेशेंट को इन तीनों कंपोनेंट के बारे में एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दी जाए, और वो इंफॉर्मेशन भी विदाउट एनी, आई वुड से, अ कमर्शियल बेनिफिट। क्योंकि क्या होता है कि आज फॉर एग्जांपल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, इन ऑल हेल्थ केयर सेगमेंट, आप चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी का डॉक्टर हो सकता है कि वो आपका ट्रेनर भी हो, आप जिम जाते हैं, तो
आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो उनके पास अवेलेबल है। आज यदि किसी जिम ट्रेनर के पास में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है ही नहीं, ही वुड नॉट टेल यू, वो आपको उस चीज़ के फ़ायदे नहीं बताएगा, वो ये बताएगा भी नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो सही डॉक्टर के बारे में, सही डायग्नोसिस के बारे में और सही ट्रीटमेंट के बारे में हम शायद तभी बता पाएंगे जब मुझे उस ट्रीटमेंट में या उस इलाज में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना। तभी एक सोच आई कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसका प्योर इंटेंशन ये हो कि हम एक नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, हम एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, इस इंटेंशन से नहीं कि जो भी पेशेंट है वो मेरे पास आएगा और मुझसे इलाज कराएगा। हम उसे ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम के साथ में आप हैं, उसमें सबसे सही डॉक्टर आपके लिए कौन होगा। यदि डॉक्टर तक आप पहुंच गए तो जो डायग्नोसिस में जो आपकी अभी गैप है या डायग्नोसिस में जो लैकिंग है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आपका डॉक्टर भी सही हो, डायग्नोसिस भी सही हो। तो एटलीस्ट कम से कम हम आपको ये बता सकें कि आपके इस डॉक्टर के डायग्नोसिस के साथ में आपके पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन तीनों चीज़ों की जब हम उसे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ट्रीटमेंट वो कहीं से भी कराए, पर एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे जो डॉक्टर हैं वो ये होने चाहिए, और ये मेरे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और हर ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ में मेरे लिए ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। मुझे ये मतलब नहीं है कि हो सकता है कि शायद उसने रोबोट से ऑपरेशन कराया हो, पर मेरे केस में इंडिविजुअली मेरे लिए शायद रोबोट का उतना एडवांटेज ना हो, मेरे लिए शायद सिंपल खुले हाथ का ऑपरेशन ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है किसी ने ओपन ऑपरेशन कराया हो, पर मेरे केस में शायद हो सकता है कि रोबोटिक ऑपरेशन ज़्यादा फायदा हो, या दूरबीन से होने वाला लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर हो, या हो सकता है कि लेज़र का ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर हो। हमारी सोसाइटी में क्या है कि बहुत कॉमन परसेप्शन है, इसने जैसे कराया मेरे को भी वैसे ही कराना है। हम क्या है, बस वो हाँ, देखा देखी में इसने किया है मुझे भी करना है, हमारे लिए क्या जरूरी है उस पर कोई ध्यान नहीं कर रहा है। सही बात। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हमें केवल और केवल हमारा इंटेंशन टू डिलीवर अ प्योर इंफॉर्मेशन जो उसके लिए सही है, नॉट सबके लिए सही है, केवल उसके लिए सही, ताकि जो भी पीड़ित है वो एक सही डायरेक्शन में जा सके। तो यहाँ से बस इस जर्नी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, धीरे धीरे हमने अच्छे डॉक्टर्स को अपने साथ एसोसिएटेड किया जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली ओरिएंटेड नहीं है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, कि नहीं हमें लोगों को, क्योंकि एवरी डॉक्टर, मतलब हर डॉक्टर कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है कि यार इस मरीज़ को बेचारे को पता ही नहीं है कि इसको कहाँ होना चाहिए। तो जब उसे ये पता रहेगा तो उसके इलाज होने की और एक बेहतर ट्रीटमेंट होके एक अच्छे आउटकम होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। इस जो आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इसकी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो अपन गैप फील कर रहे थे कि सही डायरेक्शन कौन सी है हमारे लिए, तो उसको पूरा करने के लिए एक सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, और वो भी अगर हमें मिले एक बढ़िया स्पेशलिस्ट से तो उससे बढ़िया तो क्या ही होगा फिर। तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ सेकंड ओपिनियन देता है या इसके अलावा भी कोई और फैसिलिटीज़ हैं इसमें? नहीं, अभी हमने शुरुआत में, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही सेकंड ओपिनियन था तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि प्लेटफॉर्म का नाम हमारा इलियॉस हेल्थ है, तो इलियॉस हेल्थ पे अभी प्रेजेंटली केवल और केवल हम सेकंड ओपिनियन देते हैं। आज इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो आपको इजीली ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन दे देते हैं। तो हम भी हमारी एक्सपर्टीज़ को जो है हम ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम प्राइमरी ओपिनियन नहीं देते हैं, बट प्रेजेंटली अभी हमारा जो कोर डिलीवरेंस है वो सेकंड ओपिनियन के लिए है। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे एक्सपर्ट पैनल इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे हमारे डॉक्टर्स इंक्रीज़ होंगे, हमारे पास उस ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म होगा जहां हम भी विश्वास से कह सकते हैं कि हम यदि आपको प्राइमरी ओपिनियन भी दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर एज अ सेकंड ओपिनियन। तो ज्योति, आपने जैसे जिक्र किया कि अदर कंट्रीज़ में लोग इसको एक नेसेसरी पार्ट की तरह फॉलो करते हैं इस चीज़ को, सेकंड ओपिनियन को। अपनी जो कंट्री है उसके अंदर लोग इतना अवेयर अभी है नहीं। कुछ एक होंगे ऑप्शन सेकंड ओपिनियन के लिए, उनके लिए भी कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ज़्यादा रिसर्च करते होंगे, वो पहुँचते भी होंगे उस सेकंड ओपिनियन तक। तो आपका ये जो सेकंड ओपिनियन है ये इन बाकी सबसे कैसे बेहतर है, और आपने इसका नाम इलियॉस क्यों रखा? तो पहले मैं आपके दूसरे वाले सवाल का जवाब देता हूँ। तो हमें भी बहुत समय लगा, कि हालांकि नाम लेने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमारी मेडिकल लिटरेचर में जो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स हैं दे आर फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज।
सो इलियोस इन अ ग्रीक लैंग्वेज मीन्स सन, सूर्य। सो कहीं ना कहीं हमारी जो रूट्स हैं वो इस पंच महाभूतों के साथ में ही हैं, और जो सन है दैट इज ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी, a transparency, a clearance in our thought. It gives us a direction. It gives us a positive vibe. So we thought that there should be only and only positivity with your health. So that's why we kept our platform name as an Ilios Health. That is all about sun. That is giving a positive energy to you. जैसे सूरज रास्ता अपना लाइट अप करता है वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हम भी कहीं ना कहीं आपकी जो डायरेक्शन है उसको कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि हम भी उसको एक लाइटन अप करें, आपको ज़्यादा ब्राइटन दें, आपको एक वाइडर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दें ताकि आप ज़्यादा बेहतर अपने लिए निर्णय ले पाए। ये जो सेकंड ओपिनियन आपका जो प्लेटफॉर्म है, इसने सेकंड ओपिनियन को आसान कैसे बनाया है? तो इस चीज़ के बारे में हमने पहले तो बहुत समय तक कुछ सोचा कि हम एक बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाएं, एक कोई एप्लीकेशन बनाएं, पर हमें लगा कि जब मरीज़, पेशेंट, उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत मुश्किल समय में होते हैं तो उनके लिए किसी भी जगह एक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना, उसमें अपना सारा डेटा डालना, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। उतनी परेशानी में उनके लिए जितनी चीज़ें आसान हों और हम उनको जितना आसान बना सकें, तो हमने प्लेटफॉर्म को बहुत ही ईजी बनाते हुए हमने केवल 2 तरह से कम्युनिकेशन रखा है, व्हाट्सएप और मेल। और यूज़र को अभी जैसे कि हम प्रेजेंटली देखते हैं कि सेकंड ओपिनियन यदि कोई नॉलेजेबल भी है, कोई एजुकेटेड भी है, तो वो अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या करेगा कि यदि उसने कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लिया तो वो गूगल पे सर्च करेगा, ही लुक फॉर अ बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। वो एक अच्छे से हॉस्पिटल में तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेगा या फिजिकली जाके उनके पास कांटेक्ट करेगा, दिखाएगा टू गेट अ सॉल्यूशन। तो ये वाली चीज़ें भी कहीं ना कहीं मिस डायरेक्शन में जा सकती हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे वाले प्लेटफॉर्म के साथ आपको केवल और केवल एक चीज़ करनी है, जहां आपको आपकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के साथ में मैंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराई, किस डॉक्टर को मैंने कनेक्ट किया, और अब मेरे क्या क्या सवाल हैं जो बीइंग अ सेकंड ओपिनियन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो अब प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, एक यूज़र आता है, वो बताता है कि मुझे सेकंड ओपिनियन लेनी है। हमारी जो टीम है उनसे पूछती है कि भाई आप तो ये बता दीजिए आपको प्रॉब्लम क्या थी, आपने जांचें क्या क्या कराई हैं, और अब आपके क्या सवाल हैं। तो हमारी टीम का सबसे पहले स्टेप होता है कि उस पूरे डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड करके ये समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और उसे किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है। वो प्रिपेयर होने के बाद में वो सेम इंफॉर्मेशन उस रेस्पेक्टिव एक्सपर्ट के पास जाती है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है, कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, कि यूरोलॉजिस्ट है, कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, कि रिमेटोलॉजिस्ट है, कि इम्यूनोलॉजिस्ट है। मतलब हर बीमारी के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। सारी मेडिकल साइंस में जितनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वी हैव ऑल दैट स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी ऑन बोर्ड बेसिस। दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो जब एक्सपर्ट के पास वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन जाती है तो हमारे एक्सपर्ट इवेलुएट करते हैं कि डायग्नोसिस सही है कि नहीं। यदि उस डायग्नोसिस तक अपने को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचना है तो और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए। हम पेशेंट को ये कन्वे करते हैं कि आपके डायग्नोसिस में जो भी अधूरापन है उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। पेशेंट विश्वास करते हैं, मतलब जब हमने शुरुआत की थी तो हमें भी विश्वास नहीं था कि लोग इतना विश्वास करेंगे हमारे ऊपर। लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हमें भेजते हैं, हमारे एक्सपर्ट एक डायग्नोसिस बनाते हैं और बेस्ड ऑन दैट डायग्नोसिस उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो ये बताते हैं कि आपके लिए 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए है जिसमें फ़ायदा और नुकसान होने की संभावना ये है, दूसरा ऑप्शन है इसमें फ़ायदा नुकसान, तीसरा फ़ायदा नुकसान। वो ये नहीं कहते कि आपको इस डॉक्टर के पास इस अस्पताल में जाके इलाज कराना है और ये ट्रीटमेंट कराना है। नहीं, आपकी सिचुएशन किस है, उसके साथ में क्या अवेलेबल है और आपके लिए सबसे क्या बेहतर हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पे उनका हम वीडियो कंसल्टेशन भी जो है वो अरेंज करते हैं ताकि जो चीज़ हमने लिख के दी है जो उन्हें समझ में आ सके। उसके बाद भी कई बार कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें वो चीज़ भी समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है या उसी चीज़ को वो डॉक्टर से समझ के ज़्यादा बेटर फील करते हैं, ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सेटिस्फाई हो सकता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, तीनों पिलर हम कंप्लीट करके पेशेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और अगर व्हाट्सएप पे आप जैसे बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी कंसल्टेशन मिल जाता है, व्हाट्सएप तो आजकल हर किसी के पास हर किसी के पास है, तो बहुत आसानी से वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है। बिल्कुल।
तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि मेडिकल स्पेशलिटी में कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। एडवांसमेंट के साथ में स्पेशलिटीज़ के भी सब डिवीज़न हैं। उस सेशन में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जो सेकंड ओपिनियन के फ़ायदे बताती है। सेकंड ओपिनियन लेने से कहाँ कहाँ डायग्नोसिस में इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट में इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ कहाँ हमारे उस आउटकम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आज डॉक्टर ज्योति ने हमें बताया कि मेडिकल फील्ड के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा डायग्नोज और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। लेकिन आज एक नया पिलर भी ऐड होता है और वो है सेकंड ओपिनियन। अगर आपको एक अच्छा सेकंड ओपिनियन मिलता है तो आपको तसल्ली भी और ज़्यादा होती है और इलाज मिलने में भी और सुविधाएं होती है। तो डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सेकंड ओपिनियन के बारे में। और अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर ज्योति से कि सेकंड ओपिनियन के और क्या क्या डायमेंशंस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।